क्लास 12th इकोनॉमिक्स की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का ये चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं ग्रामीण विकास। इस वीडियो में पार्ट 1 इसका पढ़ाने वाला हूं। बेसिकली हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में रूरल एरियाज में जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी, उनसे रिलेटेड क्या सॉल्यूशंस किए गए हैं पिछले 70 सालों में, यानी कि आज़ादी के बाद इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए क्या एफर्ट किए गए हैं। देख सकते हैं देयर इज अ फार्मर स्टैंडिंग हियर, और वो ये जो बड़ी स्काई स्क्रैपर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं शहरी क्षेत्र की, इनकी ओर देख रहा है। तो ये जो इसके इस देखने के अंदाज में ऐसा लग रहा है ना कि जैसे उसके खुद के जीवन में बहुत अभाव है, और शहरी क्षेत्रों में इन बड़ी बड़ी इमारतों में जो लोग रह रहे हैं इनके पास में बहुत कुछ है। बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड और क्या किया जा सकता है आने वाले टाइम में। रूरल डेवलपमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि रूरल एरिया में हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की, उसका एक बड़ा पार्ट रहता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर इंडिया को रियल टर्म्स में प्रोग्रेस करनी है तो वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि रूरल इंडिया वेल ऑफ ना हो, वहां पे खुशहाली ना हो। तो सीधी सी बात है, रियल प्रोग्रेस इंडिया की क्या है कि जो विलेजेस हैं उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाए, इंडस्ट्रियल एरिया जो है, अर्बन सेंटर्स जो हैं उनका भी डेवलपमेंट हो, लेकिन रूरल एरियाज कहीं पीछे ना छूट जाए। 70% पॉपुलेशन रहती है इंडिया की रूरल एरियाज में, तो दैट मीन्स कि रूरल डेवलपमेंट इसलिए जरूरी है कि उन 70% लोगों का डेवलपमेंट करना है जो वहां रहते हैं। रूरल एरिया की 1/3 से ज्यादा पॉपुलेशन निर्धनता रेखा से नीचे अपना जीवन जी रही है। इसके अलावा जो बड़ी प्रॉब्लम है कि रूरल एरियाज में जो मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, इनकम का सोर्स है, वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की ग्रोथ जो है वो इनसफिशिएंट रही है आज़ादी के बाद से। अगर हम देखें डेटा तो 2.7% पर एनम रही है पिछले 50 सालों में, और ये अभी और गिरी है 1991 के बाद। 1991 के बाद अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट रही है वो 2.3% रही है। अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया की ग्रोथ रेट जो है वो 5 से 8% के बीच में वेरी करती रही 1990 के बाद से, लेकिन एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट बहुत कम रही है। तो इससे अंदाजा लग जाता है कि रूरल डेवलपमेंट की हमें बहुत जरूरत है, और पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। और अभी रिसेंटली जो कि ये सब हंगामा चल रहा है किसानों के बिल को लेकर के, इससे आपको अनुमान हो गया होगा कि कितना कुछ अभी पॉसिबल है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो किया जा सकता है। रूरल डेवलपमेंट को अगर हम डिफाइन करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कहें कि डेफिनेशन अगर वहां कोई पूछ ले व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट, तो हम कहेंगे कि ये एक कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस है। और इसका एम क्या है? बेसिकली एम है कि जो रूरल लाइफ है उसको इंप्रूव करना है। रूरल लाइफ से मतलब है रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनकी जो जिंदगी है उसको बेहतर बनाना है। अब रूरल एरियाज में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। भाई 70% पॉपुलेशन वहां रहती है, तो हम कह सकते हैं कि इतनी बड़ी कंट्री जिसकी पॉपुलेशन 140 करोड़ के लगभग हो और 70% रूरल एरियाज में रहती है, तो लगभग 100 करोड़ लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, जिसमें 30% जो है निर्धन भी हैं। उनको अगर हमें वेल ऑफ करना है तो चैलेंज तो बहुत बड़ा है, लेकिन शुरुआत कहां से करें? तो मेजर चैलेंजेस हैं। एक तो लिटरेसी रेट रूरल एरियाज में अभी भी बहुत कम है। स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, जिसे कौशल विकास कहते हैं, ताकि लोग नौकरी करने लायक बन सकें। और जो रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ना, कि छिपी हुई बेरोजगारी है, कि वहां जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग वहां से ट्रांसफर मतलब माइग्रेट करके, वहां से स्विच करके वो अर्बन एरियाज में आके जॉब करें। वो तभी पॉसिबल है जब स्किल डेवलपमेंट हो पाएगा। स्वच्छता सुविधाओं की वहां बहुत जरूरत है। भूमि सुधारों की अभी भी जरूरत है। हमने देखा था कि शुरू के चैप्टर्स में पढ़ा था कि लैंड रिफॉर्म्स हुए इंडिया में आजादी के बाद, जो जमींदारी व्यवस्था थी उसको समाप्त किया गया, लेकिन अभी भी बहुत जरूरत है सुधार की। लैंड टू द टिलर, यानी जो जुताई कर रहा है, जो खेती कर रहा है, उसका मालिकाना हक हो जमीन के ऊपर, ये अभी भी सुनिश्चित करना बाकी है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इतने सारे लोग मिलकर के खेती कर रहे हैं छोटे से भूभाग पे, और उत्पादन कितना कर रहे हैं? बहुत थोड़ा सा उत्पादन, जिसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, यानी वो सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए खेती कर रहे हैं, वो कुछ बेच नहीं सकते अपना आउटपुट। वो ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की जरूरत है, क्योंकि सारे लोग जब तक एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहेंगे तब तक पॉवर्टी जरूर रहेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा है। उसके अलावा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स चलाने की जरूरत है गाँव में।
अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है तो उसके लिए जरूरत है प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट की, यानी उत्पादक रोजगार चाहिए। ऐसा रोजगार जो सिर्फ बिजी ना रखे, बल्कि जिसमें एक खास लेवल यानी एक अच्छा खासा लेवल हो इनकम का भी। क्रेडिट जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है रूरल एरिया में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं साख। आपने अक्सर सुना होगा कि किसान क्या करते हैं, वो उनकी फसल खराब हो जाती है या उनको नई फसल बोनी है, उसके लिए बीज चाहिए, कुछ उन्हें अपने उपकरण खरीदने, टूल्स जो होते हैं बेसिकली एग्रीकल्चर के, वो खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो उनको पैसा मिलता नहीं है टाइम से, जिसकी वजह से वो टाइम से अपनी फसल नहीं बो पाते और वो गरीबी के कुचक्र में फंसे रह जाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अनअवेलेबिलिटी है क्रेडिट की, आज भी है, आजादी के समय तो बहुत ज्यादा थी। किसान इसीलिए वो महाजनों के पास और जो ब्याज पे पैसा देने वाले लोग थे उनके पास पैसा लेने के लिए जाते थे और वो वहां पे फंस जाते थे, उनके जाल में बेईमानी भी होती थी उनके साथ में। Subscribe the channel and press the notification button. ये जो है चिंता का विषय है काफी। कारण क्या है कि देखिए, कोई भी किसान अगर अपनी फसल को बोता है, उसे कम से कम 6 महीने या साल भर भी लगता है, वो डिपेंड करता है कौन सी फसल वो बो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि जब वो उसमें जुताई करके फसल के लिए बीज बोएगा, उसके बाद में फिर वो उसमें पानी देगा, सिंचाई करेगा, उर्वरक डालेगा, बहुत समय का इंतजार करेगा, तो जो पक्वना अवधि है यानी जेस्टेशन पीरियड है कि जब उसने बीज बोया और जब उसकी फसल कटाई के लिए तैयार हुई, इस बीच में काफी लंबा समय बीत जाता है। 6 महीने कम से कम, साल 1.5 साल भी बीत जाता है। वो डिपेंड करता है फसल कौन सी बो रखी है। इतने लंबे समय के लिए उसे पैसा चाहिए। तो यहां सरकार की बड़ी अहम भूमिका हो जाती है कि वो किसानों को सस्ती दरों पे ब्याज दे और फसल कटने के बाद में उनसे वापस ले ले वो पैसा, क्योंकि फसल कटेगी, किसान बाजार में उस फसल को बेचेगा और लौटा देगा पैसा। तो किसान को चाहिए बीज के लिए पैसा, उर्वरक के लिए पैसा, और जो और इनपुट्स हैं उनके लिए उसको पैसा चाहिए, आगतों के लिए। इंप्लीमेंट्स, इक्विपमेंट यानी औजार और उपकरण भी खरीदने होते हैं किसान को, पैसा तो उसके लिए भी चाहिए। उसके अलावा शादी ब्याह, बीमारी, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ घर में कराना, इतनी सारी चीजें हैं जिसके लिए उसको पैसा चाहिए और उसके पास होता नहीं है। अंत में वो क्या करता है, चला जाता है साहूकारों के पास में, महाजनों के पास में, उनसे पैसा ले लेता है, वे उसकी जमीन गिरवी रखवा लेते हैं, वो जमीन छीन लेते हैं, फिर वो आत्महत्या करता है। कितनी समस्या है उसके जीवन में। तो इसलिए यहां पे हम बात करेंगे कि रूरल एरियाज में क्रेडिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके सोर्सेज क्या हैं, आजादी से पहले किस तरह की व्यवस्था थी भारत में, और उसके बाद में सरकार ने क्या क्या व्यवस्थाएं करी, इनकी बात करने वाले हैं। वो देखो, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स और इंस्टीट्यूशनल सोर्स, यानी ग्रामीण साख के 2 तरह के स्रोत हो सकते हैं। पहला स्रोत अगर देखें कि भाई किसान क्या करता है, अपने ही गांव में या अपने पास के कस्बे में कोई साहूकार है या व्यापारी है, उनसे जाकर के वो पैसा उधार ले ले। बदले में फिल्मों में आपने देखा होगा कि वो घर की जो महिला है उसकी जो ज्वेलरी है उसको वो गिरवी रख देता था, जमीन को गिरवी रखता था, अपने बैल को गिरवी रखता था। इस तरह की सिचुएशन होती थी। उसके रिश्तेदार अगर ठीक ठाक हालत में है तो रिश्तेदारों से या मित्र से उधार ले सकता है। वो धनी जमींदार कोई गांव में है उससे ले सकता है। जो व्यापारी जहां वो अपनी फसल को बेच करके आता है उससे वो ले सकता है। लेकिन ये सारे स्रोत ऐसे हैं जिनको हम नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स कहते हैं, गैर संस्थागत स्रोत। कोई लिखा पढ़ी प्रॉपर नहीं होती है इनमें, ब्याज की जो दर है वो भी बहुत ज्यादा होती है। अब आते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्स। पहला इंस्टीट्यूशनल सोर्स है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फिर है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स। इनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, एक एक के बारे में अच्छे से बताऊंगा, खास तौर पे नबार्ड के बारे में। ये नबार्ड जो है इसके बारे में शॉर्ट नोट आ जाता है। फिर एसएचजी जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसे हम कहते हैं, इसके बारे में शॉर्ट नोट है, कई बार एग्जाम में आ सकता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले एक बार कुछ छोटे से फैक्ट्स देख लेते हैं रूरल क्रेडिट के बारे में। इंडिया में रूरल क्रेडिट जो है वो उसकी शुरुआत हुई 1969 में। पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो है उनकी। उस टाइम इंडिया में कोऑपरेटिव्स की फॉर्मेशन हुई, जिसे हम सहकारी स्रोत कहते हैं। सहकारिता के मतलब माध्यम से एक साख जो है उपलब्ध कराई जाने लगी किसानों के लिए। और 1969 में, 1969 में, सेम ईयर में ही नेशनलाइजेशन हुआ था बैंक्स का, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीयकरण कहते हैं हिंदी में।
तो उससे भी काफी मतलब रास्ता ओपन हो गया एक तरीके से कि सरकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को ऋण मिलना शुरू हो जाए। इसका उद्देश्य क्या था कि एक तो सस्ती ब्याज दर पे ऋण उपलब्ध कराना है किसानों को, अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट्स पे, कम से कम कोलेट्रल हो, कागजी कार्रवाई कम हो, ताकि किसान जो है वो मतलब वहां उसकी विवशता ना हो जाए साहूकारों के पास जाने में। दूसरी बात कि उत्पादन और आय बढ़ाने में छोटे और सीमांत किसानों की सहायता करनी है। ये उद्देश्य थे इस पूरे इंस्टीट्यूशनल सिस्टम को शुरू करने के। अब एक एक करके बात करते हैं। जैसे हमने कहा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो है, इनकी बहुत अहम भूमिका रही है। 1969 में पहली बार ये इनकी शुरुआत हुई। इनका काम था जो पीजेंट्री थी ना, यानी जो किसान थे, उनको साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराना था, मनी लेंडर्स के क्लचेस से, कि वो फंस जाते थे वहां पे। ऊंची ब्याज दर होती थी, जमीन गिरवी रख दी फिर वो जमीन छीन लेते थे, कुछ इस तरह का होता था जहां उनका पूरा शोषण होता था किसानों का। दूसरा है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। ये बेसिकली लंबे समय के लिए ऋण दे दिया करते थे, लेकिन इसमें क्या है, ऋणाधार की आवश्यकता पड़ती थी, कोलेट्रल जिसको हम कहते हैं। कोलेट्रल्स बेसिकली यानी जैसे गिरवी रख देना किसी चीज को, मॉर्टगेज भी कह देते हैं। फिर इसमें एग्जाम में क्या पूछते हैं कि भाई ये लैंड डेवलपमेंट बैंक जो हैं, ये बेसिकली किस चीज के लिए लोन दिया करते थे, तो ये देते थे परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड के लिए। उसके अलावा ओल्ड डेट्स को, यानी पुराना कोई ऋण है उसको चुकाने के लिए, और एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स को खरीदने के लिए, जो कृषि उपकरण है उनको खरीदने के लिए। ये तीन आपकी बुक में बताए गए हैं कि भाई ये तीन पर्पस थे जिसके लिए ये ऋण दिया करता था लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। फिर हम बात करते हैं रीजनल रूरल बैंक्स की, आरआरबी कहते हैं इनको शॉर्ट में। ये नॉन क्रेडिट कवरेज एरियाज, जहां जहां मतलब कमर्शियल बैंक्स की कोई ब्रांच नहीं थी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी नहीं थी, ऐसी ऐसी जगह पे आरआरबी की ब्रांचेस को ओपन किया गया, ताकि पूरी कंट्री में एक इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड किए जाने की एक व्यवस्था की जा सके। फिर यहां पे ये क्या करता है, ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, एग्रीकल्चर लेबर, जो मजदूर जो हैं बेसिकली खेतों में काम करने वाले, और जो कारीगर हैं, आर्टिसंस हैं, इन सबको ये ऋण देता है। और ये भी अगेन आई वुड से कि ये भी अफोर्डेबल रेट्स पे देता है। फिर आते हैं हमारे कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक 1969 में इनका नेशनलाइजेशन हो गया, मैंने अभी आपको बताया था। उसके बाद इन्होंने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है देश में, ये किसानों के लिए एक इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड करने में। राष्ट्रीयकरण हो गया था 14 बैंकों का। फिर उनको जिम्मेदारी की दी गई कि भाई आप देश के जो रूरल एरियाज हैं उनमें किसानों को कम ब्याज दर पे, बेसिकली मैं आपको बताऊं, जो फार्मिंग सेक्टर है, फार्मिंग लोन्स जो होते हैं उनको प्रायोरिटी सेक्टर में रखा जाता है, प्राथमिकता क्षेत्र में रखा जाता है, तो उनको प्राथमिकता दी जाती है, सस्ते उनको लोन देते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन भी कम से कम रखने की कोशिश होती है। इसके बाद में एक आता है गवर्नमेंट भी लोन देती है, लेकिन गवर्नमेंट रेगुलरली लोन नहीं देती। गवर्नमेंट बेसिकली लोन देती है इमरजेंसी या डिस्ट्रेस के टाइम पे, जैसे किसी एरिया में फ्लड्स या फेमिन्स ये सब, या कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, वहां इमीडिएट रिलीफ चाहिए वहां के किसानों को या गांव में रहने वाले लोगों को। अपना उनको हो सकता है मकान जो टूट फूट गया है इसलिए उनको आश्रय बनाना है, या उनको क्योंकि उनकी फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई है बीज खरीदना है। ऐसे इमीडिएट रिलीफ एक ऐसे डिजास्टर के टाइम पे यूजुअली वो देती है, और बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे, बहुत कम रेट्स पे। अब ये 5 सोर्सेज तो हो गए, इनके अलावा 2 सोर्सेज और हैं, लेकिन इनके बारे में शॉर्ट नोट आया था इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में इनको समझाया। जैसे नबार्ड। नबार्ड क्या है, बेसिकली एपेक्स बैंक है। वैसे तो एपेक्स बैंक हम सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई को बोलते हैं, लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर या रूरल क्रेडिट की बात करें तो उसमें एपेक्स बैंक नबार्ड है। ये क्या करता है, इसका काम है ये कोऑर्डिनेट करता है किसकी फंक्शनिंग को, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की फंक्शनिंग को जो रूरल क्रेडिट के लिए काम कर रहे हो। 1982 में स्टैब्लिश हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है ये। इसका जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली जो रूरल क्रेडिट देने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करना है। स्ट्रेंथन कैसे करता है, उनको गाइड भी करता है, ये ट्रेनिंग भी देता है उनको, साथ ही साथ ये फंडिंग भी देता है उनको। फाइनेंस तो यही अवेलेबल कराता है ना, जिसको आगे फिर वो वितरित कर देते हैं सस्ती दरों पे। इट डज नॉट प्रोवाइड क्रेडिट डायरेक्टली, जैसे आरबीआई में लोगों के डायरेक्ट अकाउंट ओपन नहीं हो सकते ना, ऐसे ही नबार्ड में भी डायरेक्टली ओपन नहीं होते। वो अदर इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो मैंने पिछले पेज पे अभी बताए हैं, उन इंस्टीट्यूशंस की फंडिंग कर देता है ये नबार्ड बेसिकली।
ये और इसके अलावा क्या करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है नॉन फार्म सेक्टर को भी, यानी सिर्फ खेतों के लिए नहीं बल्कि जो एलाइड एक्टिविटीज हैं, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज हैं, जिनके बारे में मैं पार्ट 2 में बात करूंगा, उनको भी ये फंडिंग प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली इसका एम है कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो है ना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट रूरल एरिया का हो, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का भी डेवलपमेंट हो और साथ ही साथ जो अदर एक्टिविटीज हैं जो रूरल एरिया में पॉसिबल है, जो नॉन फार्म एक्टिविटी, यानी खेत के बाहर और भी तो चीजें और भी तो काम होते हैं ना। रूरल एरिया में एक और ऐसा सेटअप है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रेडिट प्रोवाइड करने में। ये बेसिकली क्या करता है कि लोगों के पास जो छोटी छोटी सेविंग्स होती है ना, उन सबको यूज करता है। एक ग्रुप बना लिया, सपोज एक गांव में 50 लोगों ने ग्रुप बना लिया और उनके पास थोड़े थोड़े कुछ एक्स्ट्रा, मतलब उनकी सेविंग्स हैं, सबके पास मान लीजिए 100 रुपए हैं। 50 लोगों ने ग्रुप बनाया तो 100 रुपए सबने मिलाए, तो एक अनुमान से मैं कह सकता हूं कि 5,000 रुपया उनके पास में इकट्ठा हो गया। 50 लोगों में से एक या दो लोगों को जिनको बहुत ज्यादा जरूरत थी पैसे की, उन्होंने वो पैसा पूरे ग्रुप ने उन दो या एक लोगों को, जिसको भी डिसाइड किया गया, उसको प्रोवाइड कर दिया। अब एक आदमी के लिए तो 5,000 रुपए काफी है ना, उसके पास सिर्फ 100 रुपए थे लेकिन उसको 5,000 रुपए की मदद होगी क्योंकि उसने ग्रुप बना लिया। उस 5,000 रुपए से वो अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सकता है, छोटा मोटा कोई काम कर सकता है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, अमाउंट ज्यादा भी हो सकता है। बेसिकली यहां पे क्या है, इट यूजेस द मनी पूल्ड थ्रू स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय मेंबर्स टू गिव क्रेडिट टू नीडी मेंबर्स। तो मेंबर्स ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया, पूलिंग कर दी पैसे की और उसको फिर नीडी मेंबर्स को दे दिया, और वो फिर बाद में क्या करेंगे, इसको रीपे करेंगे स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके वो उसको रीपे कर देंगे जब उनके पास में इनकम आने लगेगी। ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, और ये बहुत सक्सेसफुल भी हो रहा है क्योंकि लोगों की अपने ही कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, इसमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता। कोई बहुत बड़ी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि बहुत तरह के फॉर्म भरने पड़ते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, अप्रूवल लेनी पड़ती है। यूजुअली बहुत छोटे लेवल पे ये ग्रुप्स बन जाते हैं, गांव के लेवल पे, टाउन के लेवल पे बन जाते हैं। और बाय द एंड ऑफ मार्च 2003 इंडिया में 7 लाख एसएचजीज हैं जो कि क्रेडिट लिंक हो चुके हैं। क्रेडिट लिंक यानी कि प्रॉपर उनकी डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है कि हाँ ये एक रजिस्टर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और ऐसे रजिस्टर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फिर गवर्नमेंट भी इनको थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है। वुमेन के लिए पर्टिकुलरली ये बहुत हेल्पफुल रहा है एम्पावरमेंट में, क्योंकि आप जानते हैं कि महिलाओं के पास में छोटी छोटी सेविंग्स होती हैं, जो उनको कहीं से पैसे थोड़े बहुत मिलते हैं, वो उनको कलेक्शन करके, कंट्रीब्यूशन करके कुछ पैसा आ गया, उससे उन्होंने सिलाई मशीन खरीद ली, सिलाई का कोई काम शुरू कर लिया, या फिर उन्होंने पापड़ मेकिंग का, जेब मेकिंग का, अचार बनाने का, कुछ छोटे छोटे ऐसे काम शुरू कर लेती हैं जिससे कि उनकी फर्दर इनकम होने लगती है फिर। तो उनके एम्पावरमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। भारत में 6 करोड़ महिला मेंबर हैं 54 लाख एसएचजीज में। 2019 के आंकड़ों पे अगर हम ध्यान दें तो 54 लाख एसएचजीज में 6 करोड़ महिलाएं उनसे जुड़ी हुई हैं ग्रुप में। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये एसएचजी कितने पॉपुलर हैं, कितने सक्सेसफुल हैं। इसको हम माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम भी कहते हैं, जिसे हिंदी में अति लघु साख कार्यक्रम कहते हैं। अब बात करते हैं कि रूरल बैंकिंग जो है उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। पहली बात तो इनसफिशिएंट टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट है, कि क्रेडिट सोसाइटी हो, चाहे कमर्शियल बैंक हो, या फिर और हमारे जितने भी आरआरबीज हैं, कितना भी सेटअप है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का, वो टोटल लोन जो कंट्री में प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया की पॉपुलेशन के कंपैरिजन में वो बहुत ही कम है। एग्रीकल्चर डिफॉल्ट रेट भी ज्यादा है, कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो लोन ले लेते हैं लेकिन उसको वापस नहीं चुकाते, तो ऋण का भुगतान न करने वाले की जो संख्या वो बढ़ रही है, क्योंकि लोग देखते हैं यार जिसने नहीं चुकाया, जिसके पास बहुत सारा लोन हो गया था, जिसके ऊपर बहुत बर्डन था क्रेडिट का, कोई सरकार नहीं आई और उसने घोषणा कर दी कि वो सारे ऋण माफ कर रही है। तो ऋण माफी क्या है, प्रेरित करती है किसानों को कि अगली बार ऋण चुकाओ ही मत, माफ हो जाएगा। इनएडिकेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, कि आज भी चाहे वो आरआरबी की ब्रांचेस हो, चाहे वो क्रेडिट सोसाइटीज की बात हो या कमर्शियल बैंक्स की, इनकी ब्रांच अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि देश के हर गांव में इनकी ब्रांचेस हो गई हो, तो अभी भी अवेलेबिलिटी जो है इनकी वो कम है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को जो है ये ओवरलुक करते हैं, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, छोटा उनको ऋण लेना होता है। और ये जो हमारा सेटअप है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का, इसमें कहीं ना कहीं जो बड़े किसान हैं उनको वो प्राथमिकता देते हैं, बड़ा लोन लेते हैं वो उनसे, डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर करके दे देते हैं। तो ऐसे में बड़े किसानों को तो फायदा हो गया, लेकिन हमें तो छोटे किसानों को हेल्प करनी थी ना, मार्जिनल फार्मर्स को हेल्प करनी थी, क्योंकि वही तो वल्नरेबल हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसमें पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। एग्रीकल्चरल
क्रेडिट के बाद अब बात करते हैं, हम मार्केटिंग की बात करते हैं। ठीक है, किसानों को पैसा भी मिल गया, मान लीजिए उन्होंने बीज का अरेंजमेंट कर लिया, उर्वरक का अरेंजमेंट कर लिया, सारा कुछ कर लिया। अब उन्होंने क्या करा, फसल उगा ली। फसल की अब हार्वेस्टिंग होगी ना, कटाई होगी। कटाई के बाद में वो बाजार में पहुंचेगी और वहां उसको कीमत मिलनी चाहिए किसान को। और उसी से रिलेटेड है मार्केटिंग सिस्टम, जिसके बारे में अभी ये जो 2-3 बिल गवर्नमेंट ने रिलीज करे हैं, पास करे हैं, और उसको लेकर के बड़ा हंगामा चल रहा है कि मार्केटिंग सिस्टम को खत्म किया जा रहा है, मंडियों को खत्म किया जा रहा है, ये सब चल रहा है। तो उतने डिटेल में तो आपको जाने की जरूरत नहीं भाई ये बिल किस बारे में है, लेकिन आपको ये बताना है कि मार्केटिंग क्या है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो बेसिकली कमोडिटीज हैं, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, उनकी असेंबलिंग हो। भाई खेतों में कटाई हुई, मान लिया टमाटर किसी ने उगाए, तो अलग अलग खेतों में टमाटर उगाया गया, अलग अलग किसानों के द्वारा अलग अलग गाँव में, वो कहीं तो इकट्ठे होंगे ना शहरी क्षेत्रों में जाने के लिए। फिर उनकी स्टोरेज, उनकी प्रोसेसिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, पैकेजिंग करना, ग्रेडिंग करना। ग्रेडिंग बेसिकली होता है कि जैसे एक खेत में मान लीजिए 100 क्विंटल टमाटर हुए, कोई सारे के सारे सेम क्वालिटी के नहीं होंगे ना, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई अच्छी क्वालिटी का होगा, कोई पुअर क्वालिटी का होगा, कोई थोड़ा खराब हो चुका होगा। तो ग्रेडिंग की जाती है, कौन किस ग्रेड का है, बेस्ट क्वालिटी के अलग किए जाते हैं, पुअर क्वालिटी के अलग किए जाते हैं। ऐसे सपोज कोई फ्रूट है, मैंगो है, पूरे बाग में से आम तोड़ करके इकट्ठे कर लिए किसान ने एक जगह, फिर वो उनकी ग्रेडिंग करता है, कौन किस क्वालिटी का मैंगो है, अलग अलग पेटियों में फिर उनकी पैकिंग होती है, अलग अलग बॉक्सेस में। तो ये प्रोसेस है पूरा जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के तहत किया जाता है। इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं जो कोऑपरेटिव्स हैं, मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे अभी हम। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि एक्सप्लोटेशन जो है फार्मर्स का, किसानों का शोषण जो है वो क्यों होता है। आजादी के टाइम की अगर हम बात करें तो उस समय तो बहुत बुरा हाल था, दुर्दशा थी किसानों की। तौल में भी गड़बड़ की जाती थी, खातों में गड़बड़ की जाती थी, ऋण ले लिया अगर किसान ने तो उस पर ज्यादा ब्याज लगा दिया। कितना माल लाया है वो, अगर 100 क्विंटल लाया है, बाद में पता चला उसमें बीच में डेसिमल लगा दिया, वो 10 किलो रह गया। तो पढ़े लिखे होते नहीं थे किसान, काफी उनके साथ में जो है धोखाधड़ी होती थी। फिर कीमतों की जो है उनको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होती थी कि भाई किस एरिया में कौन सी चीज कितने की बिक रही है, गलत उनको जानकारी दी जाती थी। स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं थी, भंडारण की सुविधाएं नहीं थी, तो किसान की मजबूरी थी अपनी फसल को उसी दाम पर जिस पे वो खरीदने के लिए कोई तैयार है उसी दाम पर बेचना पड़ेगा उसको, और एक ही बार में बेचना पड़ेगा, रोक कर नहीं रख सकता अपनी फसल को। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी थी नहीं कि दूर की किसी मंडी में, दूर के किसी बाजार में बेच के आ जाए। और लोन जो है उनके ऊपर, यानी ऋण का दबाव जो है बहुत बड़ा उनके पास हो जाता था। कई बार जमीन भी गिरवी रख करके फिर बाद में जमीन गंवानी ही पड़ जाती थी। फिर सरकार ने कोशिश करी कि भाई ये स्थिति तो सुधारनी पड़ेगी, ये दुर्दशा जो है किसानों की लंबे समय तक अगर बनी रही तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के सिस्टम को डेवलप किया कि भाई मंडियां बनेंगी जगह जगह, और उन मंडियों में किसान सामान लेकर के अपना आएगा, अपना जो कृषि उत्पाद है उसको लाएगा और वहां पे वो उसको बेचेगा। तो मार्केट जो थी उनका रेगुलेशन किया गया, नियमितीकरण किया गया, यानी उनके कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए गए जो उनको फॉलो करने होंगे। फिर ऑर्डरली और ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशंस जो है बनाई गई, उसमें सिस्टम डेवलप किया गया। भाई किसान जब अपनी फसल को लेकर के आएगा तो कैसे उसका रेट डिसाइड होगा, कब उसकी पेमेंट होगी, जो तोलने वाले होंगे वो कौन लोग होंगे, मेजरमेंट के लिए क्या सिस्टम होगा, हर एक चीज के लिए सिस्टम्स बनाए गए ताकि ट्रांसपेरेंसी आए सिस्टम में। इंप्रूवमेंट किया गया फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में, रोड अच्छी बन जाए और टेलीकम्युनिकेशन की फैसिलिटी मिल जाए, फिर इरिगेशन की फैसिलिटीज प्रॉपर मिल जाए किसानों को, ये सारी चीजें इनके लिए काम किया गया। और फिर आए कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ये सहकारी विपणन की जो व्यवस्था है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंट रोल क्यों है? एक अकेला किसान अपनी फसल के लिए सही कीमत नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास बार्गेनिंग पावर नहीं है, वो पूरे बाजार को प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन अगर इलाके के सारे किसान मिल जाएं, सारे किसान मिल करके एक अपनी टीम बना ले, एक अपना ग्रुप बना ले, या अपनी एक कोऑपरेटिव बना ले मार्केटिंग करने के लिए कि भाई हम सारे बेचेंगे तो एक साथ बेचेंगे और जो रेट है उस पर हम एक साथ बार्गेनिंग करेंगे, कलेक्टिवली बार्गेनिंग करेंगे, एक अकेला किसान नहीं करे, तो तब तो वो प्रभावित कर सकते हैं ना बाजार की कीमत को। तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ कि किसान जो है वो एक मतलब एकजुट होकर के उन्होंने कोऑपरेटिव जो बनाई, तो उससे उनकी स्ट्रेंथ डेवलप हुई, उनकी पावर जो है उनकी बढ़ गई। और सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था भी शुरू करी। ये 24 ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे जिसमें गेहूं चावल भी थे कि जिसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था सरकार ने दी कि भाई अगर गेहूं की बात करें, मान लिया सरकार ने कहा कि 1200 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य है
इस साल फसल पर, तो कोई अगर किसान की फसल नहीं खरीद रहा है तो सरकार तो खरीदेगी ही 1200 रुपए के रेट पर। तो इससे किसानों को यह फायदा हुआ कि अगर वो कोई फसल उगा रहे हैं तो वो ऐसा नहीं कि बिके बिना ही उसके घर में रह जाए, वो बेच ही ना पाए उसको, तो उस समस्या से निदान मिला। इसका फायदा भी हुआ बहुत कि जब किसानों को लगा कि भाई मेरी फसल बिक तो जाएगी ही, उसने उत्पादन बढ़ाना शुरू किया, मेहनत करी अपने खेत में, उत्पादन बढ़ भी गया, वो सरकार ने उसको खरीदा भी, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होने लगा। कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन भी हुई इंडिया में, जिससे व्हीट, राइस, इस तरह की चीजों का प्रोडक्शन काफी बढ़ा। वो इतना प्रोडक्शन होने लगा कि जो हमारी आवश्यकता है उससे ज्यादा होने लगा, तो हम बफर स्टॉक बनाने में भी सक्सेसफुल हो गए व्हीट और राइस का। और ये बफर स्टॉक कौन बनाता था? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई, ये बनाती थी। बफर स्टॉक क्या है बेसिकली कि जिस साल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ, एक्स्ट्रा हो गया प्रोडक्शन, तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को परचेज करके स्टोरेज कर दी। अगर अगले साल फसल खराब हो गई, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, कोई कारण रहा, कीड़ा लग गया कि फसल नहीं अच्छी हो पाई देश में और अनाज का उत्पादन कम रह गया, तो बफर स्टॉक में से यूज कर लेंगे। तो इससे देश में खाद्य सुरक्षा जो है, फूड सिक्योरिटी, काफी बढ़ गई। उसके अलावा सरकार ने पीडीएस सिस्टम, जिसे कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी शुरू किया। इसके तहत राशन की दुकानें खुली, फेयर प्राइस शॉप जो होती हैं वो खुली। आपने देखा भी होगा अपने आसपास कहीं राशन की दुकानों को, जिसपे गरीब लोगों को एक मार्केट रेट से कम रेट पर फूड ग्रेन, शुगर, केरोसिन, ऐसी चीजें जो है अवेलेबल कराई जाती हैं। तो ये सारे जो मेजर्स थे, इनका एम क्या था? इनका एम था कि फार्मर जो है उनको प्रोटेक्ट करना है। बेसिक जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको सब्सिडाइज रेट पे अनाज मिल जाए। तो दो चीजें सुनिश्चित करने का टारगेट था इसके थ्रू। Subscribe the channel and press the notification button. तो ये सारा सिस्टम तो गवर्नमेंट का बनाया हुआ था। इसके अलावा कुछ सिस्टम लोगों ने अपने आप भी बनाए, जिसे हम ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स कह सकते हैं, कि लोगों ने खुद अपने मिलजुल करके अपने ग्रुप्स बनाए और अपनी जो है मार्केट्स डेवलप कर ली उन्होंने। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक पहुंचे, बिचौलिया का रोल ना रहे कुछ भी बीच में। तो किसानों ने क्या करा, खुद अपनी मंडी बना ली कि बस हम सारे के सारे इस मंडी में अपना अनाज लाएंगे या अपने प्रोडक्ट्स को लाएंगे और डायरेक्ट जो कंज्यूमर है वो भी वहीं आ जाए। तो बिचौलिया का जो रोल था उसको खत्म करने की कोशिश की। एग्जाम्पल है जैसे पंजाब में अपनी मंडी, हरियाणा में, राजस्थान में, फिर रायदू बाजार आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसके। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो भी कुछ शुरू हुई। इसमें बेसिकली अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के काफी विवाद चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये होता है कि कोई भी विदेशी कंपनी या देश की कोई बड़ी कंपनी किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और वो कहे कि भाई आप अपने खेत में ये पर्टिकुलर एक फसल उगाइए, इस नस्ल की फसल उगाइए, हम आपको बीज भी प्रोवाइड करेंगे, हम आपको अदर इनपुट्स भी प्रोवाइड करेंगे और बाद में सारी फसल आपकी खरीदने की गारंटी भी दे रहे हैं आपको, और हम प्राइस भी डिसाइड कर रहे हैं पहले कि इस प्राइस पे हम आपकी फसल को खरीद लेंगे, बस आप ये हमारी मनचाही फसल उगा लीजिए। तो इसमें लोग कह रहे हैं कि भाई ये बहुत ही फायदेमंद है किसान के लिए। हालांकि कुछ लोग इसमें कह रहे हैं कि नहीं, इसमें किसान जो है कहीं ना कहीं बड़ी कंपनियों के साथ में वो नेगोशिएट नहीं कर पाएगा, बड़ी कंपनियां जो है वो चालाकी करेंगी, किसान को ठग लेंगी। तो दोनों तरह की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, ये बेसिकली मैंने इसका मीनिंग समझा दिया यहाँ पे। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद में एक सेकेंड पार्ट और आएगा इस वीडियो का, जिसमें हम बात करेंगे बेसिकली एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन की। क्योंकि सिर्फ खेती जो है गेहूं चावल की और जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं, इनकी खेती से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं लगता है। डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करने की जरूरत है। तो उनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।